हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन अर्थात प्रसार शिक्षा की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं। उसमें काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है। कई ऐसे विंद भी हमने डिस्कस किए हैं जो कि हमने अपनी क्लास में थ्योरी की क्लास में नहीं देखा था। तो उम्मीद है कि आपने पिछले सारे प्रैक्टिस सेट देखे होंगे। जो चीज़ें आपको नई लगी होंगी आपने उन्हें नोट डाउन किया होगा। ठीक? आज की जो आपकी प्रैक्टिस सेट है वो है सेट नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अपने इसी संचार से संबंधित प्रश्नों को, साथ ही साथ उसके आगे के यानी कि जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो गए, इन सब से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, संदेश में स्पीड संदेश के स्पीड में यश का क्या तात्पर्य है? कल आपने ऐसे ही एक क्वेश्चन देखा था कि संचार में स्पीड का संबंध किससे होता है? तो हमने बताया था कि संदेश से होता है। अब ये जो संदेश में स्पीड है, इस स्पीड में यश का क्या मतलब है? ये एक्चुअली आपके जो स्पीड हैं, इस स्पीड का अपना ये जो आप देख रहे हैं यस, पी, ई, डी, इन पाँचों के अपने-अपने अलग-अलग अर्थ होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा यस है इसका क्या मतलब है? क्या ये स्मॉल है? क्या ये स्माइल है? क्या ये सिंपल है या फिर शॉर्ट है? तो देखिए जो हमारा संदेश होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए। अगर आप किसी को कॉम्प्लिकेट मैसेज भेजेंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा। और हमारा उद्देश्य क्या है कि हम ग्रामीणों को जो संदेश दें वो उसे आसानी से समझ सकें। ठीक? चलिए, अब जैसे आपने देख तो लिया कि स्पीड में यस का क्या मतलब है, जरा हम देख लेते हैं पीईडी का क्या मतलब है। तो जो स्पीड है, स्पीड में यस का मतलब है सिंपल, पी का मतलब है प्रैक्टिकल, ई का मतलब है इकोनॉमिकल और दूसरे ई का मतलब है इफेक्टिव और डी का मतलब है डुप्लीकेबल। तो इसका आप जैसे हमने यस का पूछा वैसे ही आपको पी ई डी इन चारों का भी याद रखना है। ठीक? कि आपका संदेश कैसा होना चाहिए? साधारण होना चाहिए। आपका संदेश कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए। आपका संदेश कैसा होना चाहिए? इकोनॉमिकल होना चाहिए। संदेश कैसा होना चाहिए? इफ़ेक्टिव होना चाहिए। संदेश कैसा होना चाहिए? डुप्लीकेबल होना चाहिए यानी कि दोहराए जाने योग्य होना चाहिए। तो ये एक प्रकार से आपके संदेश की विशेषताएँ होती हैं, जिनको हम स्पीड के नाम से जानते हैं। ठीक? तो उम्मीद है कि आपको ये स्पीड का पाँचों अक्षर जो है इसका मतलब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। संचार प्रक्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है, क्या है? वक्ता है, संचारक है, संचार माध्यम है या फिर संदेश है? तो आपने कल पहला और दूसरा यानी कि संचार प्रक्रिया के 4 तत्व आपने पढ़े हैं। 4 में से पहला और दूसरा कल आपने देखा था, तीसरा आपको बताना है। तो पहला आपका क्या था? वक्ता या फिर जिसे हम संचारक कहते हैं। दूसरा आपका था संदेश, जिसकी अभी-अभी आपने विशेषता देखी। तीसरा है आपका संचार माध्यम। आप वक्ता हैं, आपके पास संदेश भी है, लेकिन आपको संदेश पहुँचाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। तो जो हमारा तीसरा माध्यम है, वो क्या है? वो हमारा संचार माध्यम है, ठीक? अगर चौथा पूछा जाए तो प्राप्तकर्ता होना चाहिए, ठीक? तो आपको ये संचार प्रक्रिया के चारों तत्व क्रम से याद रखने हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ग्रामीण तक अपने संदेश को पहुंचाने का सबसे उपयुक्त माध्यम होगा। मतलब ये आप पुस्तकों से भी, पत्रिकाओं से भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं संदेश। बट आपको क्या लगता है कि ग्रामीणों तक संदेश पहुंचाने के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम क्या हो सकता है? क्या पुस्तक उपयुक्त होगा?
या पत्रिकाएँ उपयुक्त होंगी? ईमेल उपयुक्त होगा या फिर कठपुतली का खेल? तो हम जानते हैं ना कि ग्रामीण में ज़्यादातर लोग अशिक्षित होते हैं। उनको पुस्तकें पढ़ना नहीं आता है। पत्रिकाएँ किसी काम की नहीं हैं। ईमेल उनको चलाना नहीं आता है। सबसे उपयुक्त जो संदेश भेजने का तरीका होगा वो होगा कठपुतली का खेल। कठपुतली के खेल के माध्यम से आप गाँव वालों को कोई भी संदेश दे सकते हैं, वो आसानी से समझ जाएँगे। ठीक? तो चलिए, मतलब ये पुस्तक हो गया, पत्रिकाएँ हो गई, ईमेल हो गए, ये तो सारे के सारे संचार के ही माध्यम हैं। लेकिन हमें ग्रामीणों के लिए एक उपयुक्त माध्यम चुनना है ना, तो वो आपका कठपुतली का खेल होगा। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। जो व्यक्ति संदेश को ग्रहण करता है, कहलाता है। क्या वो ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, श्रोता है या फिर उपरोक्त सभी? तो जैसे संचारक के सेंडर के कई नाम होते हैं, उसे हम सेंडर कहते हैं, उसे हम प्रसारक कहते हैं, उसे हम संचारक कहते हैं, उसी को हम एनकोडर कहते हैं, उसी को हम सेंडर कहते हैं, तो कई नाम होते हैं। वैसे ही जो संदेश को प्राप्त करता है, उसको भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे ग्रहणकर्ता, यानी कि संदेश को वो ग्रहण कर रहा है। प्राप्तकर्ता, वो संदेश को प्राप्त कर रहा है। श्रोता, वो संदेश को सुन रहा है। तो ये तीनों ही आपके संदेश को ग्रहण करते हैं और इन तीनों नामों से हम इनको जानते हैं। मतलब है एक ही व्यक्ति, अलग-अलग नाम है इसके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। संचार का माध्यम है, मतलब संचार का क्या माध्यम है? कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है या फिर उपरोक्त दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो ये बताइए कि संचार का माध्यम कोई भी हो सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है। अब वस्तु में आपका सब आता है, यानी कि एक कागज के पन्ने से लेकर ईमेल तक हर एक चीज़ आपका संचार का माध्यम हो सकता है। जैसे टीवी टीवी हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफ़ोन हो गया, ये परिपत्र हो गए, पोस्टर हो गया, चार्ट हो गया, ये सब तो आपके संचार के ही माध्यम हैं। और व्यक्ति खुद एक संचार का माध्यम है। तो ये दोनों ही आपके संचार के माध्यम के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों के थ्रू आपका संचार होता है। अब व्यक्ति में हम व्यक्ति की बात करते हैं और कोई वस्तु में आपका हर एक वस्तु आ जाता है, हर एक चीज़ आ जाती है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जब हम बोलकर अपनी बातों, विचारों, भावनाओं इन सब का आदान-प्रदान करते हैं, तो यह किस प्रकार का संचार कहलाता है? कहने का मतलब जब आप बोलकर अपनी बात को कहते हैं, अपने विचारों को कहते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, तो ये किस प्रकार का संचार होता है? क्या ये लिखित है, मौखिक है, अमौखिक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप इन सभी प्रकार के संचार से वाकिफ़ हैं। क्या आपको नहीं पता कि लिखित संचार क्या है? या आपको ये नहीं पता कि मौखिक, अमौखिक क्या होता है? हमें पता है ना कि जब हम बोलकर अपने विचारों, अपने भावनाओं इन सब का आदान-प्रदान कर रहे हैं, तो वो आपका मौखिक होगा। जिसमें आप बिना बोले संचार करते हैं, वो अमौखिक होता है और जब आप लिख कर संचार करते हैं, तो वो आपका लिखित होता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। जब जब हम अपने चेहरे के हाव-भाव, अभिव्यक्तियों के माध्यम से अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, मतलब हम अपनी आँखें फैलाएँ, मतलब किसी को घूरना या आँखें तरेड़ना या फिर मुँह फेरना। तो ये जब आप अपने चेहरे के हाव-भाव से किसी से बात कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार का संचार होगा? मौखिक होगा, लिखित होगा या अमौखिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम ये जानते हैं ना कि जब हम बिना बोले अपने शरीर के भाव-भंगिमाओं के द्वारा
संचार कर रहे हैं, अपने बातों का आदान-प्रदान कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान-प्रदान कर रहे हैं, भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो ये आपका अमौखिक संचार के अंतर्गत आता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस प्रकार का संचार अशिक्षित जनता के लिए लाभप्रद नहीं होगा? मौखिक, अमौखिक, लिखित या फिर उपरोक्त सभी? तो आप जानते हैं ना कि अगर जनता अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो लिखित संचार उसके लिए किसी काम का नहीं होगा। आप उसे बोलकर कुछ भी सिखा सकते हैं। आप बिना बोले भी, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो आपकी भाव भंगिमाओं को नहीं पढ़ सकता है। कहने का मतलब कि भाव भंगिमाओं को समझने के लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो आपका लिखित संचार होता है, ये अशिक्षित जनता के किसी काम का नहीं है। ग्रामीण लोग अशिक्षित हैं, साक्षर नहीं हैं। आप उन्हें ले जाकर पैम्पलेट दे दीजिए, लीफलेट दे दीजिए, आप उन्हें चार्ट दे दीजिए, पुस्तकें दे दीजिए, तो क्या सीखेंगे वो? उनको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो इनके लिए ये जो लिखित संचार है, ये किसी काम का नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। जब हम सोचते हैं, विचारते हैं, मंथन करते हैं, मन ही मन कुछ करने की ठानते हैं, तो ऐसा संचार कहलाता है। मतलब मैंने सोचा, मैंने विचार किया, मंथन किया, मन ही मन मैंने ठान लिया कि मुझे क्या करना है। तो ये किस प्रकार का संचार होगा? लिखित होगा, सामूहिक होगा या समूह होगा, स्वसंचार होगा या फिर मौखिक संचार होगा? लिखित आपने समझा, मौखिक आपने समझा, सामूहिक मतलब समूह में संचार जब होता है और समूह 3-4 लोगों का कम से कम होना चाहिए, तो ये समूह का संचार होता है। लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि हम अपने अंदर सोचते हैं, विचारते हैं, मनन मंथन करते हैं, गहन मतलब मनन मंथन करते हैं, तो ये आपका स्वसंचार होता है। ठीक? और ये दिन भर हम करते रहते हैं, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक छोटे से समूह को शिक्षित करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जा सकता है? नाटक का, कठपुतली के खेल का, पोस्टर का या फिर उपरोक्त सभी का? तो अगर हमें एक छोटे से समूह को शिक्षित करना है, तो उसके लिए हम कोई नाटक कर सकते हैं, हम कठपुतली का खेल कर सकते हैं या हम पोस्टर इत्यादि के माध्यम से लोगों को क्या कर सकते हैं, लोगों को हम शिक्षित कर सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो ये आपने जो भी समूह संपर्क विधियों में पढ़ा था, वही सब लाकर यहाँ पर छाप दीजिए। वो इन सभी के माध्यम से आप एक छोटे समूह को शिक्षित कर सकते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ तक जो आपने देखा, वो आपके संचार से संबंधित था। लेकिन कल की जो आपकी क्लास होगी संचार की, आप थोड़ा-सा कल की क्लास ज़रूर ध्यान से देखिएगा। कल जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो आपके पीवाईक्यू हैं। जब आप कल क्वेश्चन देखेंगे ना, तब आप देखना कि एक एक एग्ज़ाम में झारखंड में एग्ज़ाम हुआ था, मैंने वहाँ का क्वेश्चन पेपर लिया है और जितने भी आपके एक्सटेंशन एजुकेशन के क्वेश्चन थे, सब निकाले हैं, तो कल की क्लास आपके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अभी ये जो आज के आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये तो सेल्फ मेड क्वेश्चन है। मतलब मैंने अपनी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को बनाया है। लेकिन जो कल आप क्वेश्चन देखेंगे, वो आप ये देखेंगे कि ये जो एग्ज़ामिनर है, वो किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने पढ़ा ना हो, ठीक? बट क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तो कल की क्लास को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, आप लोगों ने कल काफ़ी कमेंट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग क्या मतलब जब डाँट खाते हैं तभी ये आंसर करने का मन करता है क्या? मतलब कल मैंने आपको थोड़ा-सा डाँटा, अब इतना भी नहीं डाँटा था कि आप लोग तुरंत ही लग गए क्वेश्चन का आंसर देने में। बट बहुत अच्छा लगा कि आप में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो ऐसे ही कम से कम 15-20 लोग तो कमेंट कर ही दिया करो ताकि थोड़ा-सा मन को खुशी मिले।
और आपको पता है कि जब तक हम कोई भी कार्य करते हैं, जब तक हमें संतुष्टि ना हो, मतलब जब हमें मानसिक संतुष्टि होती है तभी हमारा कार्य पूर्ण होता है। तो जब आप कमेंट करते हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो मुझे अंदर से संतुष्टि मिलती है कि हाँ, मैंने कुछ मेहनत किया है, उसका फल है ये जो आप कमेंट कर रहे हैं। मतलब आप भी लगे हैं और हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम ही लगे हैं, ठीक? चलिए, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? क्या 2 अक्टूबर 1950 को हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी, 2 अक्टूबर 1955 को हुई थी या फिर 2 अक्टूबर 1960 को हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, मतलब इस प्रोग्राम को आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है बार-बार। तो जो इसकी शुरुआत की गई थी, वो 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत हुई थी। ज़रा आप हमें ये बताइए कि ये जो हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि 2 अक्टूबर 1952 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। क्या आपको कुछ और इस सन में याद आ रहा है? जो कि जब हमने महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम पढ़े थे, तो वहाँ पर पहला या दूसरा कार्यक्रम हमने जो पढ़ा था, वही आपका 1952 में शुरुआत किया गया था। ज़रा अगर आपको याद हो, तो एक बार आप हमें उसका नाम बता दीजिएगा। फुल फॉर्म ना बताएँगे तो भी चलेगा, शॉर्ट नेम, टाइम बता दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया था? क्या महात्मा गांधी ने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन, ठीक? लेकिन जो इसकी शुरुआत किया था, जो इसका शुभारंभ किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक? इन्हीं के कर कमलों के द्वारा इसका शुरुआत हुआ था, शुभारंभ हुआ था। कब? 1952 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। समुदाय है, आपने सामुदायिक विकास पढ़ा है। ये समुदाय क्या है? क्या एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह जिनका खान-पान, रहन-सहन बिल्कुल अलग हो, या एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति जिनके खान-पान, रहन-सहन में समानता हो, समान हो, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो या जिनका आपस में कोई संबंध ना हो। तो आपने पढ़ा था ना समुदाय की विशेषता। समुदाय की विशेषता में क्या पढ़ा था? यही तो पढ़ा था ना कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति जिनका खान-पान, रहन-सहन, उनके रीत-रिवाज सब मिलते-जुलते हों, तो वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका समुदाय कहलाता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक समुदाय की विशेषता में शामिल है क्या एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो, व्यक्तियों का समूह हो, सामुदायिक भावना हो या फिर उपरोक्त सभी? तो हमें पता है कि समुदाय क्या है। समुदाय जब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्तियों का समूह होता है और उसमें समूह में लोग सामुदायिक भावना के साथ में रहते हैं, तो ये आपकी समुदाय की विशेषता होती है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक? समुदाय होने के लिए ये तीनों विशेषताएं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। विकास है, क्या है? क्या ये वृद्धि है? क्या ये परिपक्वता है? क्या ये वृद्धि और परिपक्वता दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात करते हैं विकास की, तो विकास जो है ये वृद्धि और परिपक्वता दोनों होता है। आपको पता है कि विकास का एक छोटा-सा पार्ट होता है या विकास का ही एक अंग होता है वृद्धि। ये हो गया आपका विकास। थोड़ा-सा हम यहाँ पर
ये हो गया आपका विकास और ये रही आपकी वृद्धि। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विकास है। विकास क्या है? क्या उच्च जीवन स्तर से निम्न जीवन स्तर की ओर कदम बढ़ाना या निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की ओर कदम दर कदम बढ़ाना, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? आपने विकास के बारे में पढ़ा है, आपने विकास के बारे में समझा है। विकास क्या है कि जो निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की ओर कदम दर कदम बढ़ाता है, वही आपका विकास कहलाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है निम्नलिखित में से सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या है? क्या ग्रामीणों का जीवन स्तर निम्न करना, क्या लोगों में सामुदायिक जीवन जीने की भावना के लिए हतोत्साहित करना, ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना, या फिर सॉरी, ये ग्रामीणों का विकास संकीर्ण करना यानी कि उनके विकास का दायरा बिल्कुल छोटा कर देना, या फिर ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना। तो आपको पता है कि जब हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा, तो इस प्रसार शिक्षा में एक ही मोटिव होता है, क्या? कि जो ग्रामीण जीवन है उनके ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए। अब इसमें हम बच्चों की, बालिकाओं की, महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन जो हमारा ये प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, उसका तो मेन मोटो यही है कि ग्रामीणों के जीवन स्तर को उठाया जाए। आपने डे 1 से जब आपने स्टार्ट किया था एक्सटेंशन एजुकेशन को पढ़ना और जब आपने समाप्त किया था एक्सटेंशन एजुकेशन को, आपने एक ही बात पढ़ी थी क्या? कि ग्रामीणों के जीवन स्तर को कैसा उठाया जाए, कैसे उठाया जाए? उसके लिए आपने कई प्रकार के तरीके देखे कि पलायन को रोका जाए, गाँव में तमाम प्रकार की सुविधाएँ दी जाएँ, प्रशिक्षकों को भेजा जाए, गाँव वालों को प्रशिक्षित किया जाए, तमाम प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए थे। क्यों? ताकि हम ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास कर सकें, बस। अब इसी एक लाइन के लिए, मतलब ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये आपके पूरे एक्सटेंशन एजुकेशन को कवर करता है कि ग्रामीणों का सर्वांगीण हमें विकास करना है। अब उसके लिए आप कौन-कौन सी विधियाँ इस्तेमाल करते हैं, कौन-कौन से प्रोग्राम चलाते हैं, किन-किन संस्थाओं की स्थापना करते हैं, कौन-कौन से पैतड़े आप अपनाते हैं इनके उत्थान के लिए। ठीक? क्या आपने प्रसार शिक्षा में इसके अलावा कुछ पढ़ा है? आप बोलेंगे नहीं। हमने बस यही पढ़ा है कि ग्रामीणों को किस तरह से उनके जीवन स्तर को उठाया जाए, उनके रहन-सहन में परिवर्तन लाया जाए। जो शहर की तकनीक है गाँव में कैसी लाई जाए ताकि गाँव वाले अपना घर छोड़कर, अपना स्थानीय परिवेश छोड़कर पलायन ना करें। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब लागू हुआ? 1950 में, 1952 में, 1953 में या फिर 1955 में? तो ये जो आपका राष्ट्रीय प्रसार सेवा है ये 1953 में लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर राजस्थान? तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपने पंचायती राज व्यवस्था अच्छे से पढ़ रखा है। जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, कहाँ पर? सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में कहाँ? नागौर जिले में। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत सरकार ने किसकी सिफारिश के आधार पर पंचायती राज की स्थापना वैधानिक ढंग से की थी? क्या रंजन गोगोई के सिफारिश पर, श्री बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर, राजेंद्र प्रसाद की सिफारिश पर या फिर महात्मा गांधी के सिफारिश पर? तो जब हम बात करते हैं कि पंचायती राज की स्थापना वैधानिक ढंग से किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो सिफारिश करने वाले आपके थे श्री बलवंत राय मेहता। श्री बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर पंचायती राज की स्थापना वैधानिक ढंग से की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? सबसे पहले हुई थी
समय बताना है 2 अक्टूबर 1950, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1957 या फिर 2 अक्टूबर 1959। तो हम जानते हैं ना कि जो ये पंचायती राज की स्थापना हुई वो तो हुई 59 में। बट ये बताइए कि हम पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? अभी आने वाला है आपका, बस अगले महीने आ रहा है। तो किस डेट को मनाया जाता है, ज़रा ये हमें आप बता दीजिएगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो 1-2 दिन बाद मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1947, 1951, 1960 या फिर 1965? तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात रूस गए थे और वहाँ पर चल रही थी पंचवर्षीय योजना। तो वहीं से ये प्रभावित हुए और वहाँ से आने के बाद इन्होंने क्या किया, अपने भारत में भी पंचवर्षीय योजना चालू कर दिया और इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। ठीक? पंचवर्षीय योजना कब कब से कब तक थी? ज़रा इसे याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। योजनावकाश की अवधि क्या है? मतलब किस समय से लेकर किस समय को हम योजनावकाश की अवधि के नाम से जानते हैं? 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1961 से 1966 या फिर 1966 से 1969? तो हमें पता है ये तो हमारी 5-5 साल की हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं योजना अवकाश की, तो योजना अवकाश की जो अवधि है, वो है आपकी 1966 से लेके 1969। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अंत्योदय कार्यक्रम कब चलाया गया? 2 अक्टूबर 1960, 2 अक्टूबर 1965, 2 अक्टूबर 1970 या फिर 2 अक्टूबर 1977? तो ज़रा इसको थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये आपके जो 11th या 12th की बुक है, याद नहीं आ रहा है, उसमें आपका ये दिया गया है। तो जो वहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, वो आपके लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आपसे वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जो आपसे श्रीमती वर्मा वाला क्वेश्चन पूछा गया था, आप अगर उठाकर अपनी बुक देखेंगे, 11th या 12th की बुक देखेंगे तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक? अगर हम बात करते हैं अंत्योदय कार्यक्रम, ये अंत्योदय अन्न योजना अलग है, ये अंत्योदय कार्यक्रम अलग है। ठीक? तो जब हम बात करते हैं अंत्योदय कार्यक्रम की, तो ये कब चलाया गया था? तो ये आपका चलाया गया था 2 अक्टूबर 1977 को। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 इसी से संबंधित है। ये जो आपका अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब क्यों चलाया गया था इसको? क्या भारत के सभी धनी वर्ग के लोगों को लाभ पहुँचाना? भारत के सबसे निर्धन वर्ग के लोगों को हानि पहुँचाना? भारत के सबसे निर्धन वर्ग के लोगों को लाभ पहुँचाना? या फिर भारत के सभी निर्धन और धनी लोगों को लाभ पहुँचाना? तो हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? प्रचार शिक्षा में यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो भी कार्यक्रम चलाया गया उसका उद्देश्य यही था कि जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, उनको लाभ पहुँचाया जाए। तो इस कार्यक्रम के थ्रू जो भारत के निर्धन लोग थे, हम उनको लाभ पहुँचा रहे थे या सरकार का क्या उद्देश्य था कि लाभ पहुँचाए। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अंत्योदय कार्यक्रम को सबसे पहले किसने लागू किया? क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया था? बिहार सरकार ने लागू किया था? राजस्थान सरकार ने लागू किया था या फिर पंजाब सरकार ने लागू किया था? तो ये जो अंत्योदय कार्यक्रम है, इसकी भी शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये आ गया, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 1995, 25 दिसंबर 1996,
25 दिसंबर 1998 या फिर 25 दिसंबर सन 2000। तो जो ये अंत्योदय अन्य योजना की शुरुआत हुई थी वो 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से किया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? क्या भूखा राष्ट्र था, निर्धन राष्ट्र था, या भूख मुक्त राष्ट्र था, या फिर उपरोक्त सभी? तो आप देखेंगे कि जो ये अंत्योदय अन्न योजना है, इसका जो उद्देश्य था, किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो इसका उद्देश्य था कि भूख मुक्त भारत या भूख मुक्त राष्ट्र, याद रखिएगा ये लाइन, भूख मुक्त राष्ट्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। ये जो आपका अंत्योदय अन्न योजना था, इसके विषय में आपको सत्य कथन बताना है। इसमें इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 35 किलो अनाज बांटा जाना था या बांटा जाता था, या फिर गेहूं का जो रेट था वो 2 रुपये प्रति किलो था और चावल का रेट 3 रुपये प्रति किलो था। क्या ये तीनों बातें सही हैं या इनमें से कोई एक सही है? तो हम कहेंगे कि जब हम बात करेंगे अंत्योदय अन्न योजना की, तो इसके विषय में ये सारी बातें सही हैं। मतलब प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 35 किलो अनाज मिलेगा और 2 रुपये किलो की दर से उनको गेहूँ मिलेगा और 3 रुपये किलो की दर से उनको चावल मिलेगा। ठीक? तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। बात आ जाती है नरेगा की। नरेगा जिसे हम महानरेगा भी कहते हैं। तो नरेगा अधिनियम का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? 2000 में, 2002 में, 2005 में, या फिर 2008 में? तो जब हम बात करते हैं नरेगा नरेगा अधिनियम की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। शुभारंभ कब हुआ था? 2005 में हुआ था। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है? नरेगा कार्यक्रम जो अभी अभी आपने सुना, बताना है आपको। नरेगा में हर परिवार का अधिकार 1 साल में कितने दिन का रोजगार है? मतलब एक परिवार में कम से कम कितने दिन का रोजगार मिलेगा? 50 दिन का, 100 दिन का, 200 दिन का, या फिर 300 दिन का? अगर आपको याद हो तो इसमें आपको ध्यान रखना है 100 दिन का। मतलब नरेगा में हर परिवार का अधिकार 1 साल में 100 दिन का रोजगार है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अभी अभी जो आपने नरेगा सुना था, ठीक? नरेगा का ही ये फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कानून के रूप में कब लागू हुआ? ये शुभारंभ तो हुआ 2005 में, लेकिन लागू कब हुआ? क्या 2 फरवरी 2005 में लागू हुआ, 2 फरवरी 2006 में लागू हुआ, 2 फरवरी 2008 में लागू हुआ, या फिर 2 फरवरी 2010 में लागू हुआ? तो ये लागू करने वाला काम चालू जो हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी 2006 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पूरे देश में कब लागू हुआ? अब ऐसा तो था नहीं कि जब ये अधिनियम आया तो एकाएक सब जगह लागू हो गया, धीरे धीरे लागू हुआ। तो ये लागू कब हुआ सब पूरे देश में? क्या 1 अप्रैल 2006 को हुआ, 1 अप्रैल 2008 को हुआ, 1 अप्रैल 2010 को हुआ, या फिर 1 अप्रैल 2012 को हुआ? तो ये जो लागू हुआ था आपका 2008 में लागू हुआ था। ये जो अधिनियम चालू कब हुआ, बना कब? तो 2005 में। लागू कब हुआ? 6 में। पूरे देश में कब लागू हुआ? तो 8 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। महानरेगा में, इसी नरेगा को हम महानरेगा कहते हैं। अब ये महानरेगा में एम का क्या मतलब है? क्या मनमोहन सिंह है, मोरारी हैं, महात्मा गांधी हैं, या फिर मान सिंह हैं? तो जो ये आपका महानरेगा है, इसमें यम का तात्पर्य है महात्मा गांधी। ठीक? क्या नाम है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35।
5 बताना है आपको RRA का पूर्ण रूप है, क्या है? रैंडम रूरल अपॉइंटमेंट, रैपिड रूरल एनालिसिस, रैपिड रूरल अप्रेजल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आरआर ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। वैसे मैक्सिमम चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, हो सकता है कि जो मैं आपको 45 क्वेश्चन कराती हूँ, इसमें से हो सकता है कि 5 क्वेश्चन ऐसे हों जो कि आपने ना सुने हों, ना पढ़े हों। बट बाकी के सारे क्वेश्चन आप पढ़े होते हैं, सुने होते हैं, नोट डाउन किए होते हैं। अब रिवीज़न नहीं किया, भूल जाते हैं तो वो अलग की बात है। बाकी जब हम बात कर रहे हैं आरआरए, तो आरआरए का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है रैपिड रूरल अप्रेजल होता है। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर। पीआरए बताना है। पीआरए का फुल फॉर्म क्या है? क्या पार्टिसिपेटरी रैंडम अप्रेजल है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है, पार्टिसिपेटरी रैपिड एप्लीकेशन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका पीआरए है, पीआरए का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ठीक, फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कार्यक्रम नियोजन का सिद्धांत है क्या? क्या जड़ से प्रारंभ करने का सिद्धांत, स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी? हमने आपको क्या बताया था? आपसे पूछा जाएगा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत, प्रसार शिक्षा की विशेषता, प्रसार शिक्षा के दर्शन या कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत, दर्शन, आदर्श, सब सब कुछ मिलाकर वही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी कार्यक्रम है, हमारा उद्देश्य तो यही है ना कि ग्रामीणों को सिखाया जाए। अब ग्रामीणों को सिखाने के तरीके, अब चाहे आप कार्यक्रम नियोजन में अपनाएं, चाहे आप प्रसार शिक्षा में अपनाएं, समझाना तो उनको वैसे ही है ना, प्रेम से, सहयोग से, उनकी भागीदारी के साथ, सहानुभूति के साथ, सहयोग के साथ, ये सारी चीज़ें उसमें लचीलापन हो, स्थानीय नेतृत्व की क्षमता जगाएँ, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करें, जड़ से आप प्रारंभ करें। ये सारी विशेष इन्हीं सब के आधार पर तो हम सिखाएँगे। तो ये सारे के सारे आपके कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत होते हैं। कार्यक्रम नियोजन था क्यों? ग्रामीणों के उत्थान के लिए, बस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के चरणों में अंतिम चरण क्या है? क्या प्रगति का मूल्यांकन करना है, कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना है, पुनर्विचार करना है या फिर कार्य योजना तैयार करना है? तो वैसे हमारा जो भी कार्यक्रम होता है, सबसे लास्ट पॉइंट पे हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। बट ध्यान रखिएगा, अगर हमारा, जैसे आपने क्या किया था, आपने जब बीएड किया था तो आपने माइक्रो टीचिंग की होगी, है ना? माइक्रो टीचिंग करते थे, हम लेसन प्लान बना के ले जाते थे, क्लास में उसको पढ़ाते थे। उसके बाद हमारा मूल्यांकन होता था, मूल्यांकन के बाद हम फिर से हम प्लान बनाते थे, ठीक ना? तो ऐसे ही जब हम कार्यक्रम नियोजन के अंतिम चरण की बात करते हैं, तो उसमें आपका मूल्यांकन अंतिम चरण नहीं होगा। मूल्यांकन के बाद हम करते हैं पुनर्विचार, और ये पुनर्विचार ही आपका अंतिम चरण होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में प्रथम चरण आपको बताना है। क्या समस्याओं और अनुभूतियों, आवश्यकताओं की पहचान करना, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, स्थितियों का विश्लेषण करना या फिर उद्देश्यों का निर्धारण करना? तो जब आप कार्यक्रम नियोजन की बात करते हैं, तो इसका जो प्रथम चरण होता है, ये आवश्यकताओं को पहचानना नहीं है। इसका प्रथम चरण होता है कि जो भी हमारे पास तथ्य हैं, उनकी जानकारी, यानी कि तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। गृह विज्ञान है क्या है? कला है, विज्ञान है, कलात्मक विज्ञान है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा कला है, गृह विज्ञान है, ये कलात्मक विज्ञान है, यानी कि कला और विज्ञान दोनों है, ठीक? हम इसे सिर्फ कला या फिर हम इसे सिर्फ विज्ञान नहीं कह सकते हैं। ये हमारा कला और विज्ञान दोनों है, अर्थात ये कलात्मक विज्ञान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41।
गृह विज्ञान का अहम योगदान है किसमें है? क्या व्यक्तित्व विकास में है? क्या परिवार के विकास में है? समाज और राष्ट्र के उत्थान में है या फिर उपरोक्त सभी? तो जब आप बात करेंगे गृह विज्ञान में अहम योगदान, यानी कि गृह विज्ञान का जो अहम योगदान है वो इन सभी क्षेत्रों में है। अब चाहे व्यक्ति के विकास की बात की जाए, परिवार के विकास की बात की जाए या फिर समाज या राष्ट्र के उत्थान की बात की जाए, तो उसमें जो हमारा गृह विज्ञान है ये अहम योगदान निभाता है या अहम भूमिका निभाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 42 पर। कह रहा है कि इंग्लैंड में ये जो गृह विज्ञान है इसको किस नाम से जाना जाता है? घरेलू विज्ञान, घरेलू कला, गृह विज्ञान या फिर गृह कला? तो इंग्लैंड में गृह विज्ञान को हम गृह विज्ञान के ही नाम से जानते हैं, ठीक? और ये सारे गृह विज्ञान के ही नाम हैं जो कि अलग-अलग क्षेत्रों में या अलग-अलग समय पर इनका अलग-अलग नाम रखा जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 43। अमेरिका में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? गृह विज्ञान ही बोलते हैं, घरेलू प्रशासन बोलते हैं, गृह अर्थशास्त्र बोलते हैं या फिर गृह कला के नाम से जानते हैं? तो जब हम बात करेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका में गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? घरेलू विज्ञान, गृह शिल्प, गृह कला एवं विज्ञान, उपरोक्त सभी? तो उत्तर प्रदेश में इन सभी नामों से जाना जाता है। हालांकि अभी तो गृह विज्ञान के ही नाम से काफी ज्यादा जाना जाता है। तो ये सारे नाम हैं गृह विज्ञान के उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 45। होम साइंस एसोसिएशन क्या है? होम साइंस एसोसिएशन की महिला अध्यक्ष हैं कौन? मारिया मॉन्टेसी, हरलॉक, एलन रिचर्ड या फिर सभी? तो जो होम साइंस एसोसिएशन है, जरा इसकी स्थापना बता दीजिएगा। जो इसकी अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो आपकी एलन रिचर्ड हैं, ठीक? ये थे आपके आज के पूरे 45 क्वेश्चन। अब जरा हम कल के एक क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 था कल की क्लास में। सन 1917 में मदोन ने कोलकाता में किस फिल्म का निर्माण किया था? रामायण, महाभारत, हरिश्चंद्र या फिर नल दमयंती? तो शायद मैंने आपको कल ये बता दिया था हरिश्चंद्र, बट आप देखेंगे उसी में मैंने आपको बताया था 1913 में हरिश्चंद्र को, ठीक? तो ये गलती से मैंने आपको हरिश्चंद्र बता दिया था, बट आपको याद होना चाहिए कि ये है नल दमयंती, ठीक? तो जो मदोन ने कोलकाता में फ़िल्म का निर्माण किया था उसका नाम था नल दमयंती और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। तो थोड़ा-सा आप जो है इसको करेक्ट करिएगा। बाकी आंसर मैंने पिन कर दिया है, ठीक? चलिए, ये थे हमारे आज के पूरे 45 क्वेश्चन। कल का हमारा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, हमने उसको करेक्ट कर लिया है। उम्मीद है कि अगर आपने पहले क्लासेस ली होंगी, थ्योरी की क्लासेस ली होंगी, तो वहाँ भी हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था और जिस बच्चे ने बताया बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ध्यान देते हैं बातों पर। आज जो ज़्यादा हमने शायद क्वेश्चन नहीं पूछा है, अगर 1-2 क्वेश्चन पूछा है तो उसका जवाब ज़रूर दे दीजिएगा। बाकी रिवीजन वगैरह करते रहिए। प्रैक्टिस सेट कोई ना कोई ले लीजिए, प्रैक्टिस ज़रूर करिए। प्रैक्टिस करना बहुत अनिवार्य है क्योंकि यहाँ जो आप प्रैक्टिस करते हैं ना, इसमें आपके क्वेश्चन क्यों नहीं गलत हो सकते? क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इतना आराम से, इतना डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम खुद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमसे पढ़ने में ही गलती हो जाती है। पहला ऑप्शन मिल जाता है, हम पूरे ऑप्शन तक जाते ही नहीं हैं। समस्याएँ तब उत्पन्न होती हैं, ठीक? तो क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा जो 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अच्छा लगता है मुझे भी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।